यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका आज ये अगला वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, व्याख्यात्मक हल भी उसका देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीज आवश्यक है। दूसरा कथन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रेडॉक्स अपक्रिया है। और तीसरा कथन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है नीचे दिए गए कूट से कि इसमें से तीनों में सत्य कौन सा है, सही कौन सा है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीज आवश्यक नहीं होता है, बल्कि मैग्नीशियम आवश्यक होता है। ओके, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन उपचयन अपक्रिया है, अर्थात एक रेडॉक्स अपक्रिया है, यानी ये सही है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण भी लाल रंग में होता है और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण नीला या बैगनी रंग में होता है, तो ये भी सही है। तो यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 2 और 3। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन से होता है। दूसरा कथन है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और तीसरा कथन है, कैल्शियम से हड्डियां और दांतों को दृढ़ता मिलती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ओके, अगला है, निम्न में से किस मच्छर प्रजाति से जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग फैलता है। देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग ये क्यूलेक्स प्रजाति के एक मच्छर होते हैं, उनके काटने से फैलता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ये मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों और जहाँ पर जलीय ज़्यादातर जहाँ पर जल भरा रहता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये जापानी इंसेफेलाइटिस जो कि एक वायरल संक्रमण होता है और मस्तिष्क में जलन पैदा करता है। खासकर ये जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार है, ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह यही है, क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। अब यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें पहला कथन है, एमाइलेज स्टार्च को प्रोटीन में बदलता है। और दूसरा है, स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसमें असत्य कथन पहला है, क्योंकि एमाइलेज जो है वो स्टार्च को प्रोटीन में नहीं बदलता है, बल्कि मोनोसैकराइड में बदलता है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकराइड में बदलता है। और जब स्टार्च का पाचन होता है तो वह माल्टोज में परिवर्तित होता है। अतः जो पहला कथन है वो गलत है, जबकि दूसरा कथन स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें केवल 2 सही होगा। इसमें केवल 1 होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है, तो असत्य केवल 1 है, जबकि दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। मतलब कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। पहला कथन, किसी कमरे का ताप पंखा चलाने पर बढ़ जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। किसी कमरे का ताप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देने से कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। एसी तथा फ्रिज ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अनुपालन करते हैं। देखिए, इसमें जो कथन नंबर 2 है ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम किसी कमरे का ताप में फ्रिज का दरवाज़ा अगर हम खोलेंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ना कि घट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कथन इसमें असत्य है, जबकि तीसरा बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें पहला और तीसरा ये सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, शैवाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, पहला कथन है, यह पादप जगत के जलीय जीव हैं, बिल्कुल सही है। इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, सही है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि शैवालों में
सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें पहली सूची है विभिन्न रोगों की, टाइफाइड, पीलिया, प्लेग और टिटनेस, और दूसरी है कि वो किस अंग को प्रभावित करते हैं। देखिए टाइफाइड जो है ये आंतों को प्रभावित करती है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। पीलिया यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करती है। प्लेग ये फेफड़े को प्रभावित करता है, और टिटनेस जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। अब इसमें ए का 4, बी का 3 ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रकंद, प्रकंद अदरक होता है, शल्ककंद लहसुन होता है, घन कंद जिमीकंद होता है, और स्तंभकंद आलू होता है। तो यानी इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ओके। अगला है कौन सुमेलित नहीं है। 75वां प्रश्न देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण बिल्कुल सही है, एनिमोफिली कीटों द्वारा परागण, अनिर्थोफिली पक्षियों द्वारा परागण, जबकि मलाइकोफिली ये घेंघा द्वारा परागण नहीं होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एनिमोफिली जो है ये कीटों द्वारा नहीं बल्कि वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको एंटोमोफिली कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, शेष तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ओके। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखिए अमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ये तो सत्य है। फ्यूज श्रेणी क्रम में, ये भी सत्य है। वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि घरेलू वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में संयोजित होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है। पानी एक अच्छा विलायक है और इसका उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है वो इसको एक अच्छा विलायक बनाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। तो ये जो अमाशय रस होता है वो देता है। अमाशय रस जिसमें मुख्य रूप से HCl वगैरह पाया जाता है, वो क्या कहते हैं उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें स्याही, ऑप्शन 20 में सही होगा। स्याही एक कोलाइड होता है जो समांगी की तरह तो दिखता है परंतु वास्तव में एक विषमांगी होता है और इसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है ताजे घाव के लिए आयोडीन का एक टिंक्चर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता है। आपको बताना है क्या नहीं होता है। इसमें एसीटोन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए आयोडीन टिंक्चर जो कि एक प्रतिरोधी होता है, इसका निर्माण जल और अल्कोहल के साथ 2 से 7% आयोडीन को मिलाने से होता है। ठीक है, मिश्रण में आयोडीन को सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। तो यानी जल, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग इसमें होता है जबकि एसीटोन का नहीं होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है। त्रिक्षारकीय अम्ल इनमें से अगर आप देखेंगे तो वो है फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये त्रिक्षारकीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारकीय होता है। नाइट्रिक अम्ल भी एक क्षारकीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय होता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न में से किस अधिनियम से प्रेरित है।
भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में वर्णित अध्यादेश की शक्ति को रखता है और ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, वर्ष 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दूसरा कथन है, इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा, केवल एक। पहला कथन बिल्कुल सही है। 24 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई, लेकिन इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष ब्रिटिश वायसराय थे, जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये उपाध्यक्ष थे, उपसभापति थे। ठीक है, तो इसीलिए केवल एक इसमें सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं और संबंधित स्रोतों पर विचार कीजिए। संघवाद कनाडा के संविधान, समवर्ती सूची दक्षिण अफ्रीका का संविधान, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड का संविधान। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। सॉरी, इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। संघवाद कनाडा से बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो ये गलत है। नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग और उनमें वर्णित विषयों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भाग 4 का नीति निदेशक तत्व, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपात उपबंध, इसमें ऑप्शन ए ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को दिया गया है, जबकि सिर्फ भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की 137 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 यह भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आया था, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 129 में वर्णित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगला है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों और उनसे संबंधित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन बिल्कुल सही है, राज्य और केंद्र के बीच में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, लेकिन 9वीं अनुसूची ये दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के एक नए राज्य के निर्माण हेतु शक्ति किसको दी गई है। तो ये शक्ति संसद को दी गई है। ऑप्शन ए, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। संविधान के अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ क्षेत्र में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति, तथा अनुच्छेद 3 में संघ के भीतर नए राज्यों के निर्माण और उनके नाम, क्षेत्र आदि का जो परिवर्तन होता है उसकी शक्ति संसद को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अनुसार। तो ये 36वें संशोधन के द्वारा जो 1975 में हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया और अब अनुच्छेद 300 का में इसको डाल दिया गया है और ये अब मूल अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में वाद योग्य है। न्यायालय में वाद योग्य अगर आप देखें तो मूल अधिकार जो होते हैं ये न्यायालय में
वाद योग्य होते हैं। यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, ये न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। अगला है राष्ट्रपति